हेलो क्लास 10, कैसे हो सब लोग। आज हम आगे अपने चैप्टर 2 में, और मैंने पहला लेक्चर और पहला चैप्टर जो भी तुम बोलो 6 दिसंबर को ही डाल दिया था। जाके भुवन भैया को डांटो, तुम्हें जो करना है बोलो, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों कर रहे हैं डिले, पर टाइम से सिलेबस हो जाएगा, चिंता मत करो। इतने मैसेज जो तुम मुझे कर रहे हो, मैं अपनी तरफ से सब चीज़ टाइमली करूँगी, सब चीज़ टाइमली अपलोड करूँगी। तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी कि सिलेबस आधा आएगा या फिर आएगा ही नहीं। थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन से ज़्यादा मैं नहीं होने दूंगी। पीछे पढ़ के बोलूँगी टाइम से ही अपलोड करो। तो आई होप पहला चैप्टर पढ़ लिया हो, रिवाइज कर लिया हो, वर्कशीट कर लियो। ये चैप्टर हमने 9th में भी पढ़ा था, अभी भी हमने जस्ट 9th में पढ़ा है। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता था, ये तो आई होप सारे बच्चों को पता होगा कि कैसे चीज़ों को हम मैनेज करते हैं, कैसे हम अपने पूरे ऑर्गेनाइज रखते हैं चीज़ों को। लेकिन 10th में हम मेनली पढ़ेंगे स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है। क्योंकि तुम बड़े बच्चे होते जा रहे हो तो स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगा। जैसे ही बोलते हैं ना कि बस एक बार बोर्ड्स का पढ़ लो फिर तो स्ट्रेस खत्म है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। 11th में और पढ़ाई, 12th में और पढ़ाई, फिर काफ़ी बच्चे कंपटीशन का पढ़ेंगे तो बहुत स्ट्रेस होता है। मुझे खुद इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं तो पढ़ पढ़ के पागल हो गई थी। तो इसीलिए हम यही चैप्टर पढ़ते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है क्यों स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझना कि हम क्यों स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, क्यों हमें स्ट्रेस को कम करना चाहिए, कैसे हम पॉजिटिव चीज़ों को देखें। तो बस तुम्हें पढ़ना है अच्छे से, फिर नोट्स को रिवाइज करने हैं। जो भी डाउट हो तुम मुझसे पूछ सकते हो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर चलेंगे। यही हमारा फ्लो होगा। हर क्लास तुम अटेंड करते रहो, बैकलॉग मत बनाओ, बहुत प्रॉब्लम आएगी। स्क्रीनशॉट लो, पोस्ट करो और मुझे भी बताओ कि तुम आ रहे हो। एक छोटी सी अटेंडेंस हो गई हमारी, और फिर हमारे 1-2 चैप्टर्स हो जाएंगे, फिर हम लाइव ले लेंगे। अभी मेरा प्लान था कि मैं संडे को ही लूँ, लेकिन उन्होंने अपलोड ही नहीं करा, तो क्या बात करते हैं हम। तो इसके बाद भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आई थिंक आधे घंटे से भी कम का ही चैप्टर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेस क्या होता है। तो काफ़ी लोगों ने स्ट्रेस एक्सपीरियंस करा होगा, जिन्होंने नहीं करा बहुत लकी रहे, अब तक वो अब कर लेंगे। तो स्ट्रेस क्या होता है, जब हम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर हमारी लाइफ में सब उल्टा सीधा हो जाता है। यहाँ पर एक हम डेफिनेशन देखते हैं। स्ट्रेस इज अ कंडीशन दैट मेक अ पर्सन टेंस्ड और टायर्ड। जब भी हम किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचते हैं, परेशान होते हैं, तो वो क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हमारा माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है। और हाँ, स्पीड कम लगे तो स्पीड तेज़ करके देखो, ठीक है, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे देखो, बस पढ़ो 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 और अब पढ़ते रहो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं काफ़ी टेंशन होती है, क्योंकि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली ही चीज़ के बारे में सोचता है, बार बार उसी चीज़ को प्रोसेस करता है। तो हम कुछ ऐसे ही पागल से हो जाते हैं और अपना सर पकड़ने लग जाते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस कैन कॉज फैटीग, डिप्रेशन, सिकनेस। तो फैटीग का मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। भले ही तुम पूरा दिन एक दिन बैठो कुछ मत करो, लेकिन अगर तुम स्ट्रेस में हो तुम ऑटोमेटिकली थकते रहोगे। बहुत ज़्यादा हमें क्या होता है, डिप्रेशन टाइप का हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा सिक हो जाते हैं। बोलते हैं ना, अगर हमारी मेंटल बॉडी सही नहीं है तो फिजिकली भी हम सही नहीं रह पाते हैं। फिर हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक अच्छा स्ट्रेस होता है जो कि होता है यू स्ट्रेस, और एक होता है हमारा बुरा स्ट्रेस जिसे हम बोलते हैं डी स्ट्रेस। तो ये हमने अपने ईयर लॉन्ग बैच में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा था, लेकिन अभी इसका एक क्विक हम रिवीजन करते हैं। तो यू स्ट्रेस का मतलब है, एक स्ट्रेस अच्छा कैसे हो सकता है, स्ट्रेस तो बुरी चीज़ है, लेकिन अच्छे स्ट्रेस का मतलब है कि तुम उसे एनालाइज कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि अभी बहुत ज़्यादा हम टेंशन में हैं, तो हमें काम को छोड़ना नहीं है, हमें अपना आप को बिजी रखना है ताकि हम ज़्यादा चीज़ों के बारे में ना सोचें। हमें अपने जो भी डेडलाइन है उससे पहले काम खत्म करना है। धीरे धीरे हमारी जब चेकलिस्ट में टिक लगता रहेगा, उसके साथ हमें भी अच्छा फील होगा। वहीं डी स्ट्रेस की बात करें तो अगर हमें किसी चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम बस उसके लिए सोच रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। जैसा आजकल बहुत कॉमन हो गया, तुम लोग, मैं, काफ़ी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। यानी कि क्या होता है, उसमें हम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम काम ही नहीं कर पाते। मान लो हमारे पास 10-20 टास्क हैं और हम बस सोच रहे हैं कि हमारे पास बहुत काम है बहुत काम है, और फिर काम कंप्लीट नहीं होता, तो इससे बहुत दिक्कत होती है। हम लेज़ी हो जाते हैं, हम कुछ भी काम नहीं करते, मोटिवेशन नहीं होती। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सोचने के बजाय काम करने में फोकस करना चाहिए, जिसकी सबसे बेस्ट ट्रिक है कि तुम चेकलिस्ट बनाओ और हर दिन जो भी टास्क हो उसे टिक करते रहो, तो तुम्हें खुद अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर डी स्ट्रेस के बारे में बोला कि जब हमें डी स्ट्रेस होता है उससे हम अनमोटिवेटेड हो जाते हैं, यानी कि हमें किसी चीज़ के लिए डेडिकेशन या फिर डिटर्मिनेशन नहीं बचती है। हम चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं और कुछ उसके लिए हम नहीं करते हैं, कुछ भी हम एक्शन नहीं लेते जिससे वो चीज़ कम हो, उससे बहुत दिक्कत होती है। इससे क्या होता है, हम कुछ ऐसी हार्म प्रैक्टिसेस जो आजकल बहुत ज़्यादा
ज़्यादा हो रहा है और ये बहुत गलत भी है। हम स्ट्रेस की वजह से ऐसे कदम उठाते हैं जो हमारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं है, हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे फ्रेंड्स के लिए अच्छा नहीं है, और ये चीज़ को हमें कंसर्न लाना चाहिए। आजकल इन्वायरमेंट इतना गंदा हो रखा है, स्कूल इतना गंदा हो रखा है कि यहाँ पर कॉलेज में ये सब चीज़ें चलती हैं। तो हमेशा जो भी बड़े लोग हैं, टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको समझना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, कंपटीशन है, और तुम्हें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम्हारे पास कोई गाइडेंस के लिए नहीं है तो मैं तो हूँ ही, और बहुत सारे लोग हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं 11th-12th में जब कंपटीशन का पढ़ रही थी तो मुझे लगता था मेरे लिए सिर्फ वो एक रास्ता है, अगर वो नहीं हुआ तो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। मैं बात भी नहीं करती थी किसी से, और फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ऐसा नहीं होता। अगर एक चीज़ बंद है तो बोलते हैं ना काफ़ी रास्ते और है, तो उसी तरीके से हमेशा कोई ना कोई गाइडेंस मिलती रहेगी। बस तुम अपने आप पे बिलीव रखो और अपनी मेहनत पूरी करो तो तुम्हें सारे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो अब लाइव सेशन में दोबारा आ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी हार्म प्रैक्टिसेस होती है जो कि काफ़ी बुरी होती है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम होती है। तुमने देखा होगा पहले के हिसाब से, मान लो कोविड के पहले के टाइम पर क्या होगा कि हम बुक्स लेकर पढ़ते थे, हम ट्यूशन जाते थे, तो हमारी कंसंट्रेशन बहुत अच्छी थी, हम चीज़ों पर फोकस करते थे। फिर धीरे धीरे जब ऑनलाइन वाला सिस्टम आया तो हमारी कंसंट्रेशन हट गई। क्यों? क्योंकि हम चीज़ों को सोचने ज़्यादा लग गए। हम एक ही चीज़ पर ज़्यादा सोचते हैं तो नेगेटिव होते हैं, और फिर हम किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। अब अगर तुम्हें कोई बोले कि 20 मिनट रील्स देखो तो तुम वो प्रेफर करोगे 20 मिनट बुक पढ़ने से, क्योंकि हमारी कंसंट्रेशन इतनी कम हो गई। तो ये चैप्टर अभी आजकल हमारी रियल लाइफ सिचुएशन पर ही बेस्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर हम 4 टाइप के स्ट्रेस पढ़ेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्ट्रेस कैन बी स्टिमुलेटेड ड्यू टू वेरियस। तो स्ट्रेस ऐसा नहीं है कि तुम इसे पढ़ाई की वजह से हो या फिर किसी और फैक्टर से हो। काफ़ी रीजंस ऐसे होते हैं जो कि साथ में मिलकर स्ट्रेस को बिल्डअप करते हैं, इंक्लूडिंग एक्सटर्नल फैक्टर एज वेल, या फिर हमारे इंटरनल फैक्टर्स। हमारी खुद की प्रॉब्लम हो सकती है, बाहर हमारे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी इश्यूज हैं जो कि चलते हैं। वी कैन क्लासीफाई स्ट्रेस इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। हमारे पास क्या है, 4 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेस हैं। सबसे पहले इंटरनल स्ट्रेस। इंटरनल से हम समझ रहे हैं जो कि हमारे इंटरनल बॉडी में ही स्ट्रेस चल रहा है, हमारे माइंड में जो ज़्यादा स्ट्रेस चल रहा है। यहाँ पर देखो हमारा सारा फोकस कहाँ है, हमारे ब्रेन में। तो इंटरनल स्ट्रेस रेफर्स टू द काइंड दैट स्टे विद आवर ओन माइंड, जो कि हमारे खुद के दिमाग में ही स्ट्रेस बनता रहता है। जैसे कि हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा अज्यूम करते हैं। कभी कभी क्या होता है, तुम जब बाहर जाते होंगे तो तुम सोचते होंगे मन में 100 चीज़ें कि अगर मैंने ये करा तो क्या होगा, वो करा तो क्या होगा। तो हमें कोई आके बता तो नहीं रहा है, लेकिन हमारा खुद का दिमाग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, जिससे हमें स्ट्रेस फील होता है। इससे क्या होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा मैनेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आगे जाके बाहर जाएंगे, हम लोगों से बातें करेंगे या फिर हम कुछ काम भी करेंगे, तो हम अपने ही माइंड की वजह से कैसी वॉल क्रिएट कर देंगे जिससे हम अपनी अचीवमेंट्स को नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ पाइल अप होती रहती है, यानी कि चीज़ें बढ़ती रहती हैं। जितना तुम अपने दिमाग में भरते रहोगे चीज़ें, उतना ही ज़्यादा तुम बहुत रेस्ट्रिक्टेड फील करोगे, बंधा हुआ फील करोगे। इंटरनल स्ट्रेस कैन कॉज टेंशन, इनसिक्योरिटी एंड मोर। आजकल हमने देखा है ना, जैसे बहुत हो रहा है कि जो हम ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स देखते हैं तो वो सब एकदम परफेक्ट लगते हैं, उनकी लाइफ, उनकी जो भी चीज़ें हैं, पार्टी एक्सेट्रा की, सब बहुत सॉर्टेड है। तो वो हमारे मन में ही ऐसी वॉल बिल्डअप हो रही है जिससे हम इनसिक्योर होते हैं। तो वो चीज़ें भी इंटरनल हैं। फिर है सर्वाइवल स्ट्रेस। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन टाइप का स्ट्रेस है, जो कि हम कब होता है, डेंजर के टाइम पे एक रिस्पॉन्स होता है। जैसे कि अगर तुम नॉर्मली चल रहे हो तो तुम्हें ऐसा कुछ डेंजर नहीं फील होगा, लेकिन अगर तुम्हें एकदम लगे कि तुम्हारे हाथ में कोई बिस्किट है और कुत्ता एकदम से कोई पीछे पड़ जाए, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से ऐसे स्ट्रेस आएगा और तुम भागने लग जाओगे। तो वो कोई आगे तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग खुद रिस्पॉन्स करेगा, क्योंकि ये डेंजर की सिचुएशन है। तो ये एनिमल्स में बहुत देखी जाती है। अगर तुमने डिस्कवरी चैनल देखा हो या फिर नेट जियोग्राफिकल करके चैनल था शायद से, उसमें भी क्या होता है, एकदम से जब स्ट्रेस होता है तो एनिमल्स अलर्ट हो जाते हैं, वो धीरे धीरे छुपते हैं या फिर कुछ भी ऐसा एक्शन करते हैं जिससे समझ में आ जाता है। तो ह्यूमंस और एनिमल्स में ही सबसे कॉमन है, क्योंकि उन्हीं को डेंजर है। फिजिकल रिस्पॉन्स वाइल बीइंग अ सिचुएशन ऑफ डेंजर बिफोर गेटिंग हर्ट, यानी कि ये क्या होता है, ये हमें सिचुएशन होने से पहले ही ऐसा रिस्पॉन्स देता है। जैसे हमारा एकदम इलेक्ट्रिकल शॉक के लिए रिस्पॉन्स होता है कि जैसे ही हम बटन टच करते हैं तो एकदम हम हाथ हटा लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो हमारा रिफ्लेक्स होता है जो कि हमें हर्ट होने से पहले ही बचाने की कोशिश करता है। तो बर्स्ट ऑफ एनर्जी टू सर्वाइव और एस्केप, ऑल्सो टर्म्ड एज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो एकदम क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी कंसंट्रेट होकर एकदम ऐसे रिस्पॉन्स बनती है जिससे हम बच पाए। इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। ये है हमारा सर्वाइवल स्ट्रेस। ये एमसीक्यू में आ सकता है तो याद रखना। फिर
हाँ, तो फिर हमारा थर्ड है इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। इन्वायरमेंट से हम समझ रहे हैं जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग होती है, तो ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस हो। मान लो तुम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ राइट वाला घर लेफ्ट वाला घर पूरा टाइम बस कलेश ही चल रहा है, तो तुम उस ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं अच्छे से सर्वाइव करोगे। तुम्हारा भी वैसा सही मूड हो जाएगा, हर टाइम चिड़े रहना, कोई भी कुछ बोले तो एकदम चिल्ला देना, तो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा फर्क डालता है। या फिर वही एग्जाम्पल ले, अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो तो उससे प्रॉब्लम होती है। अगर तुम्हारे जहाँ भी तुम रहते हो, फॉर एग्जाम्पल आजकल दिल्ली में क्या है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो तुम उससे भी इरिटेट हो सकते हो, तुम्हें स्ट्रेस हो सकता है, तुम बीमार हो सकते हो। उसके बाद क्राउड हो गया, फैमिली हो गई, तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे रेंज के अंदर होती है, ये हमारे इन्वायरमेंट के थ्रू होती है। लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है कि हमारे हाथों में नहीं होता कि हम अपने इन्वायरमेंट को चेंज कर पाएँ। जैसे कि अगर हमारी फैमिली में ही प्रॉब्लम है तो हम फैमिली तो चेंज नहीं कर सकते, तो ये इशू भी काफ़ी कंसर्निंग है। आइदर लर्न टू डील विद इट और टोटली अवॉइड इट। या तो तुम सीख लो कि तुम उसे कैसे अवॉइड करो, या फिर तुम धीरे धीरे उसके साथ खुद को भी समझौता कर लो, डील करना शुरू कर दो। फिर हमारे पास फोर्थ है फैटीग रिलेटेड स्ट्रेस। फैटीग क्या होता है? जब हमारे पास इतना काम होता है कि हम थक जाते हैं। तो फैटीग का मतलब है कि जब स्ट्रेस बहुत ही लंबे समय से बिल्डअप हो रहा हो। अब कुछ बच्चे होंगे जो कि 10th की स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो अब तक वो इतना बिल्डअप हो गया होगा कि तुम भी थक गए होंगे और बोलोगे फाइनल एग्जाम्स जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हमें बीच में गैप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय वर्किंग टू लॉन्ग एट वर्क प्लेस और इवन बाय वर्किंग आउट टू लॉन्ग। अगर तुम बहुत टाइम तक अपने ऑफिस में ही काम करते हो, बहुत टाइम तक तुमसे पढ़ाई कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम तक तुमसे वर्कआउट कर रहे हो, तो काफ़ी फटीग हो जाते हैं, तुम थक जाते हो और धीरे धीरे तुम उस चीज़ से काफ़ी बोर हो जाओगे और तुम इरिटेट हो गए हो काम दोबारा करने के लिए। मैनेजिंग योर टाइम रियली इंपॉर्टेंट व्हेन यू शुड स्टॉप। यानी कि तुम्हें हमेशा ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कब तुम्हें रुकना है। तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें काम करना है, सब अच्छे से करो, लेकिन तुम्हारा स्टॉप पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर तुम नहीं बीच में ब्रेक लोगे तो तुम्हारे लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। ऐसे ही कुछ होनहार बच्चे होंगे जो कि शुरू से ब्रेक पर ही होंगे, तो वैसे भी नहीं रहना, लेकिन एक मैनेज टाइम होना चाहिए ब्रेक का। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस, यानी कि हमें पता कैसे चलता है हमें स्ट्रेस है। यहाँ पर लिखा है ना कि वन मस्ट नो द कॉज फॉर क्योरिंग योर सेल्फ। मतलब तुम्हें अगर कोई भी चीज़ को क्योर करना है उससे पहले तुम्हें उसका कॉज पता होना चाहिए। सिंपल भाषा में, अगर तुम्हें कोई भी कोल्ड है, फीवर है, बीमारी है, तो उसकी दवाई लेने से पहले तुम्हें ये तो पता होगा ना कि तुम्हें किस चीज़ की दवाई लेनी है। तो हमेशा सॉल्यूशन से पहले हमें पता होना चाहिए दिक्कत हो क्या रही है, ताकि हम उसको सॉल्यूशन ढूंढें। देयर आर वेरियस रीजंस दैट मे कॉज स्ट्रेस। तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि कभी कभी क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ही बहुत हार्ड हो जाता है, कि हम समझ नहीं पाते हम स्ट्रेस को कैसे समझे क्या है। तो यहाँ पर अलार्म रिस्पॉन्स हमारा पहला स्टेप है कि हमारी जो बॉडी है वो खुद से स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल तुम बहुत टाइम से बस पढ़ रहे हो, तो एक दिन क्या होगा, तुम ऐसी बुक्स देखोगे और तुम्हारे सर में दर्द होगा, तुम्हें अच्छा फील नहीं होगा, बहुत नेगेटिव चीज़ें दिमाग में आएंगी। तो वो क्या कर रही है, वो तुम्हारी बॉडी बता रही कि भाई बहन रुक जा, थोड़ा रेस्ट ले ले। तो इसी तरीके से क्या होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। आजकल ऐसा भी होता है कि लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं। तो क्या होता है, नर्वस शेकिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। या फिर हमारा डी स्ट्रेस होता है, जो कि हमारा गलत तरीके का स्ट्रेस है, हमने अभी पढ़ा था। तो हमारी बॉडी खुद से ही हमें रोकने की कोशिश करती है। सेकंड क्या है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे करें। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस का मतलब हमें पता है क्या होता है, जिससे हम बहुत टायर्ड और टेंस होते हैं। मैनेजमेंट का मतलब है चीज़ों को मैनेज करना। तो हम अपने उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, तो रेफर्स टू मैनेजिंग ऑल द कॉज ऑफ स्ट्रेस एंड मेकिंग माइंड एंड लेस टेंस। तो इससे क्या होता है, इस स्किल से हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने स्ट्रेस को डाइवर्ट करें और हमारी माइंड और बॉडी को थोड़ा लाइट फील कराएं, थोड़ा अच्छा फील कराएं। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग फिजिकल, मेंटल और हमारे इमोशनल स्टेबिलिटी। जितना हम अच्छा सोचेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही हम मेंटली भी अच्छे रहेंगे, फिजिकली भी अच्छा रहेंगे और बहुत अच्छा फील भी करेंगे। तो यहाँ पर कुछ टेक्निक्स है। सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, वर्कआउट करो, जिस भी फॉर्म में तुम्हें अच्छा लगे। तुम जिम जा सकते हो, योगा जा सकते हो, वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, क्योंकि जब हमारी बॉडी एक्टिव फील करेगी तो हमारा माइंड फ्रेश फील करेगा। जितना हम वर्कआउट करते हैं उतना ही हम अच्छा फील करते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कुछ लोगों का काफ़ी वेट गेन हो जाता है क्योंकि उनकी बस सिटिंग रहती है, या फिर कुछ लोगों के पोस्चर में प्रॉब्लम आ जाती है। कुछ लोगों को छोटी एज से ही ऐसे जॉइंट्स में दर्द होता है क्योंकि हम पूरे दिन बैठे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। तो फिजिकल एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है हमारी माइंड और बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए। फिर हमारी कुछ लीजर एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि अपनी फैमिली के साथ, मान लो तुम घूमने जा रहे हो, कहीं ट्रिप पर जा रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, तुम अपने काम से टाइम निकाल रहे हो ताकि तुम अपना स्ट्रेस हटा पाओ, तुम लोगों के साथ बॉन्डिंग बनाओ, तुम अपने घर वालों के साथ बैठो, रिलेटिव्स के साथ बैठो, जैसे छोटा सा पिकनिक हो गया। तो इसका मतलब है जब तुम अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ऐसी ट्रिप प्लान करते हो, पिकनिक प्लान करते हो, या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो जिससे तुम्हें पीस मिलता है, जिससे तुम्हें शांति मिलती है। और कोई भी एक्टिविटी हो सकती है। लीजर क्या होता है, वो हमें डेली लाइफ से एक ब्रेक देता है और हमें स्ट्रेस से भी ब्रेक देता है और हमें टाइम देते हैं ताकि हम अपनी हॉबीज़ पर भी काम कर पाएँ, हम सिर्फ अपने टास्क को ही पूरा दिन ना करते। और फिर उसके अलावा हमारी हॉबीज़ हो गई जो हमें अच्छा लगता हो। तुम्हें गाना पसंद है तो तुम दिन का 1 घंटा गाना गाओ, तुम्हें डांस पसंद है, कोई स्पोर्ट पसंद है तो तुम उसका भी यूज़ कर सकते हो अपने स्ट्रेस को भगाने के लिए। उसके बाद हमारे पास है एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली। तो सेल्फ मैनेजमेंट में एक सेक्शन तो हमारा स्ट्रेस के बारे में है, दूसरे में हमें बताते हैं कि हम इंडिपेंडेंटली वर्क कैसे कर सकते हैं, हम खुद से ही सारे काम कैसे करें, सेल्फ रिलायंट बने। तो यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट पर्सन क्या होता है, अवेयर होता है खुद के लिए। अवेयर मतलब अपनी चीज़ों को जानना, पहचानना कि हम कैसे काम करते हैं। जब वो अपने लिए अवेयर है तो वो अपने लिए खुद डिसीजन भी ले सकता है और उसे किसी के लिए भी ऑर्डर का वेट नहीं करना पड़ता, तो वो किसी और के ऊपर रिलाय नहीं करता है। तुम खुद से ही अपने स्टेप्स ले सकते हो, तुम खुद से अपने काम को मैनेज कर पाते हो। ऐसे लोग क्या होते हो, किसी और का ऑर्डर का वेट नहीं करते हो, खुद अपने लिए स्टेप्स लेते हैं और उनके लिए काम और ज़्यादा मैक्सिमम कैपेसिटी से हो सकता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, अगर तुम्हारा खुद से मन है पढ़ने का तो तुम ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे रादर देन जब कोई तुम्हें ज़बरदस्ती बैठा के पढ़ाए। क्योंकि जब हमें किसी और का फोर्स, प्रेशर लगता है तो हमें अच्छा नहीं फील होता और फिर उसमें हम अपनी बेस्ट कैपेसिटी नहीं दिखा पाते हैं। हमारे कुछ एडवांटेजेस है अगर हम इंडिपेंडेंटली वर्क करें, जैसे कि हमें अपनी सेल्फ वर्थ पता लगती है कि हम कितने अच्छे से काम कर सकते हैं, उसी की वजह से हमें कॉन्फिडेंस भी होता है, हमें मोटिवेशन भी मिलती है, सेल्फ रिलायंट हम हो जाते हैं, यानी कि हम दूसरों पर रिलाय नहीं करते और हम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमें किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एक इंसान को ग्रो करने के लिए। फिर हमारे पास है नेसेसरी स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट वर्किंग। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, जैसे कि क्या है, अ पर्सन शुड बी रेडी टू करेक्ट। हमेशा फीडबैक से इम्प्रूव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें अकेले काम करना है तो तुम्हें दूसरों के फीडबैक जानने इंपॉर्टेंट है। खुद की गलतियाँ निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब दूसरे समझाते तो और अच्छे से समझ में आता है। और अगर तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, तुम खुद को चेंज करते रहो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा। फिर है तुम्हें हमेशा ओपन टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए हमेशा तुम्हें सही रहना चाहिए। कभी भी ऐसे एटीट्यूड में नहीं आना चाहिए कि अब तुम्हें सब आ गया, अब तुम कुछ नहीं सीखोगे। तो ये वाला एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम आगे बढ़ पाओ। नॉट लेटिंग नेगेटिव थॉट और सेल्फ डाउट बॉदर यू। कभी भी तुम्हें नेगेटिव थॉट नहीं आने चाहिए, कभी भी खुद पे डाउट नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हें बहुत दिक्कत आ सकती है। फिर हमारे पास है सेल्फ अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब है चीज़ों को जानना, सेल्फ का मतलब है खुद को। तो खुद को तुम कितने अच्छे से जानते हो, तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कितना तुम खुद को समझते हो, कैसे तुम खुद को समझते हो। अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ के अलावा वो सारी चीज़ें नहीं होती सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पर तुम्हें पता चलता है तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, किन चीज़ों पर तुम बिलीव करते हो, क्या तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं, क्या तुम्हारी नॉलेज है, क्या तुम्हारी कैपेसिटी है, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, ये सब तुम अच्छे से जान सकते हो। उसमें भी हमारे पास 2 टाइप की सेल्फ अवेयरनेस है। सबसे पहले इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस, जो कि हम खुद को ही बताते हैं कि हम कैसे हैं, क्या है हमारी इनर साइड, यानी कि हम एक्चुअली में किस तरीके के इंसान हैं। कोई भी अपने आप को फेक कर सकता है, बहुत अच्छे से फेक कर सकता है, तो सिर्फ वो इंसान खुद को ही बेटर जानता है। तो क्या उसके इमोशन, वैल्यूज, फीलिंग्स, थॉट्स, वो सब इंसान खुद ही जान पाता है, तभी हम इसे बोलते हैं इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस। एक्सटर्नल की बात करें तो यानी कि हम कैसे अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को दूसरों के साथ शेयर करते हैं, कि हम जब दूसरे लोगों से मिलते हैं तो हम गुस्से में रहते हैं, हम शांत रहते हैं, कैसे हमारे इमोशंस है, हमारा बिहेवियर कैसा है, कि हम दूसरों से मिल रहे हैं तो हम रूड तो नहीं है, या फिर हम कुछ भी ऐसा तो नहीं बोलते जिससे दूसरों को परेशानी हो। जजिंग अदर बिहेवियर टुवर्ड्स यू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि जब हम दूसरों का ज़्यादा अच्छे से बिहेवियर समझते हैं तो हम अच्छे से सेल्फ अवेयर होते हैं कि कैसे हमारी जजमेंट है, कैसे उनकी जजमेंट है। फिर हमारे पास है अबाउट योर स्ट्रेंथ। तो हम अपने डेवलपमेंट कैसे करते हैं, जब हम अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं तो हम और अच्छे से अवेयर होते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब जो भी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। स्ट्रेंथ का ये भी मतलब है कि हम खुद को जानते हैं कि किस पॉइंट पर हम सबसे बेस्ट है, इसके बेस पर हम अपना करियर बना सकते हैं, हम अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो हम इससे समझते हैं हमें क्या पसंद है, हमारे इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में हम एंथुजियास्टिक हैं। उसके साथ ही साथ जो भी काम हम करते हैं उस पर अगर हमें हमेशा कॉम्प्लीमेंट मिले, मतलब वो चीज़ हम अच्छे से कर पा रहे हैं। वहीं पर वीकनेस की बात करें तो यहाँ पर वो ऐसे काम होते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा स्ट्रक फील होता है, हमें थोड़ा
बॉदर्ड फील होता है वो हमारे वीक पॉइंट्स होते हैं, तो हम डरते हैं उन चीज़ों को करने से। लोग हमेशा हमें फीडबैक देते हैं उसके बारे में क्योंकि हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी इंग्लिश अगर स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हें अच्छा लगेगा पढ़ने में, तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे। वहीं पर अगर तुम्हारी साइंस वीक है तो क्या होगा, तुम डरोगे उसके टेस्ट देने से, तुम्हें मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, टीचर्स बोलेंगे कि तुम्हें इंप्रूवमेंट करनी है। फिर उसके बाद है अबाउट योर फ्लॉज। तो फ्लॉज का मतलब है हर किसी के पास फ्लॉज होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कमी हर किसी इंसान में होती ही होती है। तो फ्लॉज होने काफ़ी नॉर्मल है, अगर नहीं हो किसी में फ्लॉज तो कोई डिवाइन पावर ही होगी। तो इसलिए हमें कभी भी अपने फ्लॉज नहीं छुपाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने आप को फेक करेंगे तो उतने ही हम वर्स्ट पर्सन लगेंगे। बट टेक अदर पीपल्स हेल्प इन ओवरकमिंग देम। हमें कभी भी अपने फ्लॉज को नहीं छुपाना चाहिए और दूसरे लोगों की हेल्प लेनी चाहिए खुद को बेटर करने में। ये मैंने वर्कशीट में क्वेश्चन भी दे रखा है तो आ सकता है, और ये एक बहुत अच्छी लर्निंग कि एक बारी को तुम अपनी वीकनेस फेक कर सकते हो लेकिन तुम्हारे फ्लॉज कभी भी नहीं छुपते, तो इसलिए तुम्हें हेल्प लेनी चाहिए। फिर है अपनी इमोशनल प्रॉब्लम। तो कुछ इमोशनल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिससे हम कुछ रैंडम बर्स्ट ऑफ एंगर, तुमने देखा होगा बहुत लोगों के घर में ऐसा होता होगा, तुम्हारे भैया दीदी मम्मी पापा, या शायद तुम भी ऐसे होते होंगे, जब गुस्सा आता है तो एकदम फट जाते हो, कुछ भी बोलने लग जाते हो और फिर लास्ट में रिग्रेट होता है। तो अपने इमोशंस को, तुम गुस्सा करते हो, हंसते हो, खुश होते हो, जो भी इमोशन होता है वो एकदम ऐसे बाहर निकलता है कि दूसरे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो हमारे इमोशंस किसके हाथ में, हमारे हाथ में। हमें हमेशा उन इमोशनल प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करना चाहिए, उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे लोगों को ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो ये हमारे ही कंट्रोल में हो सकता है और ये हमारे ही ऊपर है कि हम कितने अच्छे से अपने आप को काबू में ला रहे हैं। फिर हमारे पास है सेल्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब है कुछ भी चीज़ करने के लिए डिटर्मिनेशन लाना। सेल्फ का मतलब है खुद को मोटिवेट करना। हम क्या करते हैं, हम एक्सटर्नल वीडियोस देखते हैं, हम मोटिवेशन वीडियोस देखते हैं, हमारे पास 1 घंटे तक मोटिवेशन रहती है, 2 घंटे तक रहती है और फिर हमारा ग्राफ ऐसे जा रहा होता है। तो मोटिवेशन खुद से आनी ज़रूरी है, खुद से तुम्हें अपने आप को मोटिवेट करने की हिम्मत होनी चाहिए। सेल्फ मोटिवेशन रिफर्स टू योर एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, यानी कि तुम्हारी खुद की एबिलिटी है कि तुम कैसे अपने फ्लॉज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, कैसे तुम अपनी कमियों को देख रहे हो, जैसे सेल्फ अवेयरनेस में हमने करा। और फिर जो भी वीक पॉइंट्स है उसके लिए तुम एक्शंस ले रहे हो, या तो तुम टोटली अपने वीक पॉइंट्स को इंप्रूव करके बेटर बन सकते हो, या तुम उनको छोड़ के किसी और चीज़ में ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, तुम कुछ एक्शंस लेते हो। सम इंडिविजुअल आर हाईली सेल्फ मोटिवेटेड। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद से ही इतने मोटिवेटेड होते हैं। जबकि कुछ लोगों को क्या चाहिए होता है कि कोई डेडलाइन दो, कोई बाहर से हमें मोटिवेट करो। जैसे तुम्हें स्कूल में कुछ बच्चे दिखते होंगे, जैसे ही तुम्हें कोई होमवर्क दिया तो वो क्या करेंगे, वो खुद से ही करके नेक्स्ट डे दिखा देंगे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि जब लास्ट डेट होगी तब पूरा करके देंगे। तो यही एक सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन का एग्जाम्पल है जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अ कॉमन बैरियर इज प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन काफ़ी ज़्यादा दिक्कत लाता है मोटिवेशन में, क्योंकि हम चीज़ें सोचते तो बहुत है लेकिन उसकी वजह से हम करते एक भी नहीं है, जिससे प्रॉब्लम आती है। ओनली थिंकिंग अबाउट विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। तो हमसे चीज़ों के बारे में सोचते हैं और कोई एक्शन नहीं लेते, जो कि एट द एंड हमारे लिए ही नेगेटिव होता है। फिर है सेल्फ रेगुलेशन। तो हम चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, हम खुद से अपने इमोशंस, अपने बिहेवियर को रेगुलेशन में कैसे लाए, प्रॉपर साइकिल में कैसे लाए। सेल्फ रेगुलेशन फोकस ऑन योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पर्सनल एंड प्रोफेशनल इंप्रूवमेंट। तुम अपनी पर्सनली लाइफ में भी इंप्रूव हो सकते हो, प्रोफेशनली भी तुम इंप्रूव हो सकते हो। इससे क्या होता है, हम अपनी सेल्फ अवेयरनेस को भी इसमें इंक्लूड करके हेल्प लेते हैं। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग आवर थॉट, आइडियाज, इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें इससे हम कंट्रोल कर पाते हैं और हम खुद को रेगुलेशन में लाते हैं। फिर है अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें हमेशा अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने काम के लिए। अगर हमें पता है कि हमने अपना प्रोजेक्ट, अपनी वर्कशीट, अपनी भूमि मैम की मिनी अनसेवर शीट नहीं सॉल्व करी है तो तुम्हें ही अकाउंटेबल होना पड़ेगा। तुम नहीं बोलोगे कि ये नहीं था, वो नहीं था, लेक्चर नहीं था। हमेशा अपने लिए अकाउंटेबल रहो, क्योंकि जितना तुम अपने आप से सच बोलोगे उतनी अच्छे से तुम अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। फिर है टाइम मैनेजमेंट। तुम्हें हमेशा अपने टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। तुम्हारे पास भी 24 घंटे हैं, जो अच्छे से अपने टाइम को यूज़ कर रहे हैं उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो जितने अच्छे से तुम अपने टाइम की वैल्यू करोगे उतना ही टाइम तुम्हारी वैल्यू करेगा। अडेप्टेबिलिटी की बात है, तुम्हें हमेशा अपडेट होना चाहिए। अगर तुम अपने ही टाइम में रुके रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसके साथ तुम्हें नॉलेज भी गेन नहीं होगी। जैसे कुछ ऐसे ओल्ड लोग होते हैं जो कि अपने टाइम में स्टक हैं, अब इतनी चीज़ें आगे एडवांस हो गई सारी चीज़ें, पर वो कभी अपने बिलीव्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं, जिससे बहुत प्रॉब्लम आती है और फिर नई जनरेशन और उनमें काफ़ी गैप हो जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा चैप्टर, कुछ भी ऐसा टफ नहीं लगा होगा इसमें। बस हमने पढ़ा कि कैसे हम अपना स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, और सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ अवेयरनेस, इंडिपेंडेंटली वर्क
व्लॉग करना। और आई होप ये अच्छे से तुम्हें समझ में आया हो। टेंशन मत लो, सारे लेक्चर आएंगे। भुवन भैया को डांटो अच्छे से और बस पढ़ते रहो, वर्कशीट पूरी करो। जो भी डाउट हो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो तुम लोग, या फिर तुम लोग मुझे मेल भी कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन, तुम्हें मैं वर्कशीट शेयर करती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। टेक केयर एवरीवन, बाय।